दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। और आज की क्लास एक नए नाम के साथ, यानी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रोफेसर जे.एम. कीन्स और रैगनर फ्रिश के बारे में। और ना सिर्फ इनके बारे में बल्कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पर पूरी क्लास हम आपसे डिस्कस करेंगे और उन पर बेस एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आप हमारे साथ पूरी क्लास में बने रहिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करें। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक, जॉन मेयार्ड कीन्स। जॉन मेयार्ड कीन्स इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी और इनकी बुक का नाम था द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेयार्ड कीन्स, जिनको नॉर्मली हम लोग जे.एम. कीन्स के नाम से जानते हैं, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना होगा कि इनकी बुक का नाम क्या था और ये रहने वाले कहां के थे। तो दो चीज आपके लिए अभी तक में कि इनकी बुक का नाम द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इनके रहे हैं। मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देने का काम किया। कंट्रीब्यूशंस में अगर आप बात करें तो फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो के ब्रांच में डिवाइड करने का काम तो अभी मैं आगे आपको आज ही की क्लास में बता रहा हूं पूरी डिटेल की किसने किया और क्या उसके पीछे फैक्ट्स थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिटेल्ड स्टडी करने का काम, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के नाम से ही जानी जाती है, यानी जेम्स थ्योरी के नाम से ही जानी जाती है। तो ये फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नाम आता है जे.एम. कीन्स का। इन्होंने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस नामक एक बुक जो लिखी, ये इंडिया में ही 1913 में इन्होंने लिखा। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये वो बुक थी जिस पर इन्होंने इंडिया में एक सेंट्रल बैंक के नाम की अनाउंसमेंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। और दौर आगे बढ़ा और 1934 में जब आरबीआई का एक्ट पास किया गया तो हिंग एल्टन, या आप रॉयल कमीशन कह सकते हैं, उसके बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको एस्टैब्लिश किया गया। अब हम आते हैं प्रोफेसर रैगनर फ्रिश के बारे में। रैगनर फ्रिश ओस्लो यानी नॉर्वे के ये इकोनॉमिक्स थे। इनका कंट्री बाकी अभी तक जितने राइटर्स आपने पढ़े, इकोनॉमिक्स आपने पढ़े, उनसे थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा क्या मतलब, वो अलग है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्वे के रेसिडेंट्स थे, मतलब ये नॉर्वे में रहने वाले थे। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम किया, माइक्रो और मैक्रो में, यानी सूक्ष्म और व्यापक। कहने का सेंस, जब आप किसी इंडिविजुअल, देखिए इसमें जो आई वर्ड है ये आपका इंडिविजुअल को डिनोट करता है और ए जो वर्ड है ये एग्रीगेट को डिनोट करता है। तो जब आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो में आएगा, और जब आप होल ग्रुप की स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो में आएगा। तो माइक्रो और मैक्रो जैसे वर्ड को देने का काम रैगनर फ्रिश ने किया था और ये 1933 में इन्होंने किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात इनसे आप समझिएगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से हैं इसलिए ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो इन्हीं को मिला था, यानी रैगनर फ्रिश को मिला था। और इनके ये कंबाइंड में इनको मिला था, और इन्हीं के साथ जॉन टिनबर्गन भी थे जिनको मिला था। यानी जो पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला वो रैगनर फ्रिश को ही मिला था, और वो ईयर था 1969 का। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में तीन चीजों की हम स्टडी करेंगे: सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसकी मेरिट्स क्या क्या है, ये सारे कंटेंट्स आपको जानना जरूरी होता है।
सब्जेक्ट मैटर की अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड क्या होता है, यह आपको समझ में आना चाहिए। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि आपको हमने बताया एडम स्मिथ ने वेल्थ पर अपनी डेफिनेशंस दी, मार्शल ने ह्यूमन वेलफेयर की बात की, और उसी के साथ रॉबिन्स ने स्कैर्सिटी की बात की। इन लोगों ने जो जो बातें अपनी कही हैं, ये चीजें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इसके कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होती हैं, और लिमिटेशंस मतलब इकोनॉमिक्स किन चीजों की स्टडी नहीं करता, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में बात करें तो इनकी थ्योरी डिटेल में आपने पहले भी पढ़ी है, जिसमें इकोनॉमिक ऑफ वेल्थ यानी एडम स्मिथ की बात आती है। एडम स्मिथ ने कहा था एक्वायरिंग एंड स्पेंडिंग वेल्थ वर कंसीडर्ड एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने थ्योरी में पढ़ रखा है कि एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब आप पैसा कैसे अर्न करते हैं और उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं, इस चीज पर, यानी इनका जो मैटर था वो केवल वेल्थ रिलेटेड था। तो सब्जेक्ट मैटर में जो जो ये इकोनॉमिक्स ने जो जो बातें कही हैं वो सारी चीजें आती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, आपको पता है कि ह्यूमन वेलफेयर की बात एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, इन्हीं की फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो फोकस किया वो ह्यूमन वेलफेयर पर, यानी वेल्थ से ज्यादा जो वेलफेयर पर इन्होंने फोकस किया वो इनका ह्यूमन वेलफेयर पर था। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कैर्सिटी, ये बात प्रोफेसर रॉबिन्स ने कही थी। हमने आपको प्रीवियस में बताया है कि रॉबिन्स ही उन्होंने थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एकदम चेंज करके बताया, और जो कि रियल लाइफ पर अप्लाई भी होती है। और इन्होंने यही चीज कहा था कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और हम अपने रिसोर्सेस को कैसे खर्च करें कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिल सके। डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें तो आप इस खूबसूरत से चार्ट पे आप पूरी चीजें समझ सकते हैं। इसमें हम किन चीजों की स्टडी करेंगे, यानी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। देखिए, इसमें अगर पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो गवर्नमेंट कैसे लोगों से पैसे रिसीव करती है एज अ टैक्स या लोन, और कैसे उस पैसे को खर्च करती है, इसकी स्टडी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोडक्शन जो करते हैं और फिर प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो पैसे हमारे पास आते हैं वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। एक्सचेंज में किस तरीके से, चाहे वो आपका बार्टर सिस्टम आप कह सकते हैं एक बात, या मनी से कैसे चीजों को एक्सचेंज करते हैं, इन चीजों की स्टडी की जाती है। कंजम्पशन में एक कंज्यूमर कैसे अपने पैसे को खर्च करता है और अपने सेटिस्फैक्शंस को वो गेन करता है, इन चीजों की स्टडी होती है। तो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स में इन 5 चीजों को आप समझ सकते हैं। कंजम्पशन में अगर आप बात करें तो इन सारी चीजों पर आने वाले टाइम में आप समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैमिली बजट, यानी ऐसी कोई भी चीजें जो ह्यूमन नीड्स से रिलेट करती हैं, उनकी क्वालिटीज, डिफेक्ट्स एंड लॉ ऑफ डिमांड आर स्टडीड। तो कंजम्पशन थ्योरी में इन चीजों की हम स्टडी करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल पर, लॉ ऑफ रिटर्न्स, डिवीजन ऑफ लेबर, इन चीजों की स्टडी की जाती है। एक्सचेंज थ्योरी में चाहे आपका कमोडिटी एक्सचेंज, जो हमने आपसे बार्टर सिस्टम की बात कही, मॉनेटरी एक्सचेंज, मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन, बैंकिंग, इन चीजों की स्टडी हम एक्सचेंज में करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है वो हमने आपसे पहले ही कहा कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप पेमेंट करते हैं, यानी जैसे अगर लेबर आपके हैं तो उनको वेज मिलेगा, जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट मिलेगा। इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं, जो हमने आपसे पहले ही कहा कि उनको बेस या सैलरी आपको मिलेगी, और एट लास्ट जो पैसा बच जाएगा वो उसके, यानी जो मालिक है उसको मिलता है, यानी प्रॉफिट जो भी होती है वो उसे मिलेगा। पब्लिक फाइनेंस की अगर आप बात करें तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, सिंगल लाइन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर स्टडीज,
यानी गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो आप स्टडी करते हैं वो पब्लिक फाइनेंस में हम स्टडी करते हैं। अब आप आइएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स है क्या, ये चीज आपको समझना है। देखिए एक चीज आप समझना, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी है और एज अ आर्ट भी है। अब वो साइंस क्यों है और आर्ट क्यों है, इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि पहले अगर आपको साइंस की मीनिंग पता हो, फिर आर्ट की मीनिंग पता हो, और आप उनको इकोनॉमिक्स पे अगर अप्लाई करें और अगर वो दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल होते हैं तो नो डाउट इकोनॉमिक्स आपका साइंस और आर्ट दोनों है। कोई भी चीज साइंस है, ये आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट पर। तो ऐसी कोई भी चीज जहां पर हम कॉज एंड इफेक्ट, यानी क्या रीजन है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर उसकी स्टडी की जाती है तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, प्राइस अगर हाइक करेगी तो डिमांड डिक्रीज करेगा, मींस प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहां पर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम किया गया है। इसी तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं, यानी एक तो ये सिस्टमेटिक स्टडी करता है, दूसरी चीज बेस्ड ऑन स्पेशल लॉस। देखिए इकोनॉमिक्स जो आपका है वो कई सारे लॉ पर बेस है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे चीजें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, केवल इंट्रो की क्लास हमारी हो रही है। फिर कह रहा बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल्स, ये हमने आपसे अभी पहले ही डिस्कस किया। यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर आप बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो ये कहता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो हमारी कम से कम होती जाती है। ये हर किसी के साथ है। अगर आप आर्ट की बात करें तो किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है उससे काम करना, वो चीजें आर्ट कही जाती हैं। तो इस तरीके से अगर साइंस और आर्ट की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि वो रूल्स पर, रेगुलेशंस पर, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, और आर्ट इसलिए क्योंकि उसमें आप अपना माइंड लगाते हैं कि कैसे क्या चीजें करनी है। यानी आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है आपका। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर करें। अब एक पॉइंट इसमें आप और समझिएगा, जब साइंस ही आप समझ रहे हैं, इसमें दो चीज आती है कि ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। बहुत क्लियर आप बात समझिएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, या मैं ये कह रहा हूं किसी चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आप देख रहे हैं उसको आप कह दीजिए। आपको अपनी तरफ से किसी भी चीज को जोड़ने की या घटाने की जरूरत नहीं है। उस चीज को आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन जब आप अपने सजेशंस को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कैसे कम की जा सकती है, आपको अपने सजेशंस देने हैं, ये नॉर्मेटिव में आता है। तो आप टॉपिक वाइज इसमें देखिएगा। कह रहा है इट डील्स विथ व्हाट इज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। यहां कह रहा है व्हाट ऑट टू बी, इस तरह समझिएगा। व्हाट इज, मैंने आपसे पहले भी कहा क्या है, ये हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, और क्या होना चाहिए ये आपका नॉर्मेटिव है। इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। एक चीज समझिए, जैसे मैंने बोला कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके लिए डेटा अवेलेबल है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमने आपसे कहा कि पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी, तो इसको देखा जा सकता है कि जब पेट्रोल की प्राइस पहले क्या थी और आज क्या है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। यानी जो बात मैं बोल रहा हूं उस चीज को कहीं ना कहीं डेटा के साथ हम उस चीज को चेक कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये वेरीफाइड किया जा सकता है, लेकिन आप नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके सजेशंस होते हैं।
कह रहा है इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो आप देख रहे हैं वो चीज आप कह दीजिए। ये कह रहा है इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स, और क्या अच्छा होना चाहिए ये चीज इस पे है बताता है। फिर कह रहा है सजेस्टिव, यानी इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स केवल फैक्ट्स पर बेस है, किसी तरीके का सजेशन इंक्लूड नहीं होता, और नॉर्मेटिव में सजेशंस इंक्लूड होता है। वैल्यू जजमेंट कह रहा है इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, और कह रहा है इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, यानी इसमें आपको ये सुझाव देता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये आपका नॉर्मेटिव है। और जो चीजें जैसी हैं वैसी आप अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज आपका पॉजिटिव में आता है। कह रहा है प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि भारत में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो ऐसा नहीं कि ये मैं केवल अपने मन की कहानी कह रहा हूं, इस चीज को आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा है और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसको हम 80-20 का प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब 80% लोगों के पास 20% इनकम है और 20% लोगों के पास 80% इनकम है। और इस साइड अगर आप बात करें नॉर्मेटिव में, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यानी भारत में जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है उनको कंट्रोल करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत तेजी से हाइक करेगी तो आप एक चीज समझिएगा कि जो गरीब लोग हैं या जो पुअर पर्सन्स हैं या मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पाएगी। मींस जब आप सजेशंस देते हैं तो वो आपका नॉर्मेटिव होता है, और जब आप एक्चुअल की बात करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। होप सो यहां तक की क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी, और इन्हीं के बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज हम आज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रैगनर फ्रेश वाज अ रेसिडेंट ऑफ। आपने पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों को डिवाइड करने का काम, या ऐसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच देने का काम माइक्रो और मैक्रो, या माइक्रो और मैक्रो जैसे वर्ड देने का काम अगर किसी इकोनॉमिक्स ने किया है तो वो रैगनर फ्रेश ने किया है। रैगनर फ्रेश ये ओस्लो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ये आपका नॉर्वे के रहने वाले थे, यानी ओस्लो नॉर्वे आपका आएगा तो इसमें ओस्लो वर्ड दिया है। और एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये वही रैगनर फ्रेश हैं जिन्हें 1969 में इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी इन्हीं को दिया गया था। कह रहा है हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने आपसे कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड करने का काम, देखिए इनके डिवाइड करने के पीछे जहां तक है कि रीजन क्या हो सकता है वो ये है कि जब आप किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करके स्टडी करते हैं तब आप उसकी डेप्थ में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और जब किसी चीज को एक साथ अगर स्टडी करेंगे तो उतनी डिटेल में आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। यही रीजन था इनके माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करने का, और इस चीज को डिवाइड करने का काम रैगनर फ्रेश ने किया था। कह रहा हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए अभी हमने आपसे कहा कि जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप इनको फाउंडर कह सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी जेएम कीन्स पर ही घूमती है, यानी जेएम कीन्स ही वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल्ड में स्टडी की, बहुत सारी थ्योरी की, बहुत सारी चीजों पर इन्होंने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट इनकम, इन चीजों की स्टडी की। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो जेएम कीन्स को जाता है। जेएम कीन्स इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर ये जेएम कीन्स के नाम आएगा। जेएम कीन्स वाज अ रेसिडेंट ऑफ, अभी हमने आपसे कहा कि जेएम कीन्स कहां के रहने वाले थे, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कह रहा द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज अ बुक रिटन बाई, यानी ये जो बुक है द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक के ऑथर का नाम है जेएम कीन्स, और यही वो बुक है जिस पर इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी किया।
इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। Who received the first Nobel Prize in Economics? अभी आपसे हमने बताया कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, नॉर्वे के रहने वाले रैगनर फ्रेस को 1969 में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। और फर्स्ट नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का इनको मिला, इसमें रैगनर फ्रेस का नाम है, ये सच है। लेकिन इनको ये ग्रुप में यानी दो लोगों को उस ईयर में मिला था और जॉन टिनबर्गर इनको मिला। तो ये ए और बी ये दोनों करेक्ट है, तो ए एंड बी आपका यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। ये अभी आपने पढ़ा कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। देखिए पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स है, इस चीज को बताने का काम रॉबिन्स ने किया था, और इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, इस चीज को बताने का काम जेके मेहता ने किया था। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।